नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 की पॉलिटिकल साइंस की आंसर की। हमारा जो एग्ज़ाम था वो 2 आवर्स का था, 2 घंटे का था और 40 नंबर का एग्ज़ाम था हमारा। इसमें कुल 13 प्रश्न थे बच्चों। फाइनल एग्ज़ाम्स में भी आपको 13 क्वेश्चन ही करने होंगे, 13 क्वेश्चन ही आएंगे एग्ज़ाम में। चलिए हम अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आसियान समुदाय के किन्हीं 2 प्रमुख स्तंभों का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख स्तंभ जो है आसियान समुदाय के 3 थे। 3 है। पहला आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये 3 प्रमुख स्तंभ थे। तो आसियान सुरक्षा समुदाय का जो हमारा उद्देश्य रहा है कि सैनिक मतलब जो छोटे मोटे क्षेत्रीय विवाद होते हैं उनको सैनिक टकराव तक ना ले जाया जाए। इन विषयों पर आसियान के सभी सदस्य देशों ने सहमति जाहिर की और आसियान सुरक्षा समुदाय का गठन किया। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय जो है हमारा, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, स्थापना करने का उद्देश्य था कि जितने भी आसियान के सदस्य देश हैं उनके लिए एक साझा बाजार तैयार किया जाए जिससे उनके उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य था, स्थापना का उद्देश्य था कि जो भी छोटे मोटे झगड़े होते हैं उसको बातचीत के द्वारा बिना टकराव के हल किया जा सके और एक दूसरे की संस्कृति का सभी देश सम्मान करें। ये हुआ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। चलिए इसके अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, चीन ने एकांतवास को कब खत्म किया। देखिए इसके बाद हुए किन्हीं 2 बदलावों का वर्णन कीजिए। तो चीन ने 1972 में 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। वो अकेले नहीं रहता राजनीतिक और आर्थिक रूप से, बाकी देशों के साथ भी उसने संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। इससे पहले 1972 से पहले वो एकांतवास में था, किसी देश के साथ कोई ट्रेड नहीं, कोई व्यापार नहीं। एकांतवास खत्म करने के बाद 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया और 1978 में तत्कालीन नेता ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। ठीक है, खुले द्वार की नीति की घोषणा की। 1982 में 1982 में खेती का निजीकरण किया और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। तो कोई 2 आपको करने हैं इनमें से। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रिक्स की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी, स्पष्ट कीजिए। तो ब्रिक्स की स्थापना का उद्देश्य था, देखिए पहला है, प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों तथा परस्पर समानता में हस्तक्षेप के अतिरिक्त इसके सदस्य देशों के मध्य सहयोग करना तथा पारस्परिक आर्थिक लाभ का वितरण करना। आपस में जो आर्थिक लाभ होता है उसको सभी देशों में बराबर बांट देना तथा राजनीतिक संवाद को बढ़ाना। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो सांस्कृतिक प्रभाव मतलब हमारे देश की या किसी भी देश की बाकी देशों की संस्कृति के ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। शॉर्ट में देखिए इसमें क्या है, संस्कृति में हमारा खाना पीना, ओढ़ना पहनना, रहन सहन, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ों में कल्चर में चेंज आया है हमारा। तो ये क्या क्या थे, देखिए पहला है इसमें सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जीन्स कल्चर है ना, पॉप सॉन्ग्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं। खाने पीने एवं पहनावे में विकल्पों की संख्या में वृद्धि हुई है। देखो पहले पहनने के लिए सूट सलवार साड़ियाँ ही होती थी, आजकल जरा फैंसी ड्रेसेस भी आनी हमारी शुरू हो गई है। तो पहनने में और खाने पीने की चीज़ों के विकल्प जो थे वो बढ़ गए हैं। लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दुविधा हो गई है। भाई लोग दुविधा में है, भाई ये परिवर्तन हो रहे हैं। जो खुश है वो तो है कि हाँ भाई ये परिवर्तन हुआ, अच्छा है कि अब हमें ऐसा नहीं करना पड़ता है और हम अब मॉडर्न होते जा रहे हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं जो उसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो उनको ये सब चीज़ें ज़रा पसंद नहीं आ रही है ज़्यादा। ठीक है, और इसके बाद है अगला पॉइंट है, संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर पड़ा है। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण जिसमें प्रत्येक संस्कृति
कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। हर संस्कृति अलग होती जा रही है, विशिष्ट होती जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब किसी देश में अनेक राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त होती है और वह चुनाव में भाग लेकर सरकार का गठन कर सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है और भारत इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की विशेषताएं लिखिए। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब होता है वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, विचार, इन सब चीज़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वैश्वीकरण कहलाता है। आना जाना दोनों है। तो इसकी विशेषताएं है पूंजी, श्रम, वस्तु और विचारों का प्रवाह। सबसे पहली विशेषता परिभाषा में से निकल आई। दूसरी विशेषता है पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन और विश्व व्यापार में वृद्धि। तीसरी है देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं अंतः निर्भरता बढ़ी है। और विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारी जैसे कोविड-19, इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में जो वैश्विक सहयोग है वो काफ़ी बढ़ा है। अगला प्रश्न है हमारा, वामपंथी किस आधार पर वैश्वीकरण का विरोध करते हैं? तो देखिए, वामपंथी जो है निम्नलिखित आधारों पर वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। वामपंथी कहते हैं कि राजनीतिक अर्थों में राज्य जो है वो कमजोर हो सकते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में भी कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर को ये कायम रखना चाहते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत राजनीति को हानि होगी और अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीके भूल जाएंगे। ठीक है, ये उनको डर है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? भारतीय राजनीतिक इतिहास में कितने अभ्युत्थानों का वर्णन किया गया है? देखिए, किसी भी देश की लोकतांत्रिक राजनीति में जनता की बढ़ती सहभागिता को लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कहा जाता है। ठीक है, जब जनता ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की राजनीति में भाग लेती है तो इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। इस सिद्धांत के आधार पर भारत के समाज वैज्ञानिक भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थानों का वर्णन करते हैं। देखिए, पहला लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1950 से 70 का दशक में रहा था, द्वितीय 1980 के दशक में और तृतीय 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, एनडीए का शाब्दिक अर्थ क्या है? एनडीए की अब तक कितनी सरकारें बन चुकी है? तो देखिए, एनडीए शब्द का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की अब तक 4 सरकारें बन चुकी है। देखिए, प्रथम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार 1998 से 99, दूसरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार 1999 से 2004 और तीसरा है तीसरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन 2014 से 2019 और चौथी 2019 से वर्तमान में है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, सेक्शन 20 स्टार्ट हो जाता है। भारत को किन आधारों पर 21वीं सदी की एक प्रमुख महाशक्ति माना जा सकता है? तो क्या क्या आधार है? 21वीं सदी में भारत को विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखा जा रहा है और विश्व के देश बहुआयामी दृष्टिकोण से भारत की शक्ति तथा उसके उदय का अनुभव कर रहे हैं। विश्व में भारत की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि सुदृढ़ हुई है। विश्व में भारत की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई है। भारत ने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को अपना लक्ष्य बनाया है। संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन भारतीय प्रवासियों के साथ साथ भारत की प्राचीन समावेशी संस्कृति को भारत की 21वीं सदी में शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में विशिष्टता प्रदान करती है। सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत की सैन्य शक्ति परमाणु तकनीक के साथ इसको आत्मनिर्भर बनाती है। विज्ञान एवं तकनीकी की दृष्टि से देखें तो मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना सकती है। 21वीं सदी में विश्व की सर्वोच्च संस्थाओं में सर्वोच्च पदों पर भारतीयों का आसीन होना
है ना। ये भारत का उदीयमान वैश्विक शक्ति के रूप में एक संकेत है कि भारत भी वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यहाँ के लोग अब जो है देश के मतलब जो है विश्व के बड़े बड़े पदों पर आसीन होने लगे हैं। अगला प्रश्न है 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के प्रमुख सबकों का वर्णन कीजिए। तो 1975 के राष्ट्रीय आपात से जो हमने सबक सीखे हैं वो ये है, देखिए, आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई थी, लेकिन शीघ्र ही भारत लोकतंत्र की राह पर लौट आया। इस प्रकार भारत का लोकतंत्र सशक्त हुआ है। आपातकाल के दौरान जो नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार निष्क्रिय कर दिए गए थे, सारे मौलिक अधिकारों को निष्क्रिय कर दिया गया था। और आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालत ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए। इसी के साथ साथ संविधान के अंदर आपातकाल के प्रावधानों में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। देखिए 1975 में 25 जून 1975 को जो आपातकाल जारी किया गया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा इस आधार पर जारी किया गया था, आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था आपातकाल लगाने के लिए। लेकिन इस आपातकाल के बाद इस शब्द को बदलाव कर दिया गया और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया कि केवल सशस्त्र विद्रोह की जब हथियारों से लड़ाई होगी उसी स्थिति में ही आपातकाल लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को देगी। आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। यह संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई थी। भविष्य में इनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने का प्रबंध किया गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 है, माफ कीजिएगा। भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र में 4 राज्यों ABCD के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान करें। अपनी उत्तर पुस्तिका में उनके सही नाम के साथ उपयोग की गई जानकारी से संबंधित क्रम और संबंधित अक्षर का नियमानुसार प्रारूप में उसको लिखे। तो पहला प्रश्न था हमारा, वह राज्य जहां 2014 में लोकसभा चुनाव में वामदल की जीत हुई थी, तो त्रिपुरा में हुई थी और त्रिपुरा को A से डिनोट किया गया है। अगला प्रश्न है 1991 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किस राज्य में हुई? तमिलनाडु में हुई थी और तमिलनाडु को D से डिनोट किया गया है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां 2004 के लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की जीत हुई, संयुक्त प्रगतिशील UPA, तो ये मणिपुर में हुई थी और मणिपुर को C से डिनोट किया गया है। अगला प्रश्न है, BP मंडल आयोग के अध्यक्ष का संबंध किस राज्य से था? तो उनका बिहार से संबंध था और बिहार को B से डिनोट किया गया है। ये हमारा मानचित्र कंप्लीट होता है। बच्चों, मानचित्र के जो प्रश्न अब आते हैं एग्जाम में उसमें आपको मैप नहीं चिपकाना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अथवा में दिया गया है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड है, विजुअली दिव्यांग है, वो मैप को नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए अलग प्रश्न दिया गया है। तो ये आप लोगों को नॉर्मली नहीं करना होता है। प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद से क्या अभिप्राय है? यह विचार किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का अभिप्राय है कांग्रेस पार्टी की नीतियों के विरुद्ध अलग अलग विचारधारा वाली जितनी भी पार्टी होती है वो सारी जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो इसी को गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों के विरुद्ध अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों के एकजुट होने की इस रणनीति के दौर को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। तो ठीक है, गैर कांग्रेसवाद का नाम किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन लोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 है, दक्षिण
देश एक दूसरे पर अविश्वास रखते हैं, विश्वास नहीं करते ये लोग, है ना, ये देश, सॉरी। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता है। इस कथन की पुष्टि में कोई दो उदाहरण दीजिए और दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के उपाय हमें सुझाइए। देखिए, दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो वास्तव में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी आशंका बनी रहती है, पता नहीं कौन सा देश हमारे ऊपर कब अटैक कर देगा। इसको निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सीमा विवाद के मुद्दे हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है ना, बांग्लादेश के साथ भी हैं, हमारे चाइना के साथ भी है हमारे विवाद के मुद्दे, सीमा विवाद, नदी जल विवाद भी है। अगला पॉइंट है इसमें, क्षेत्र के देश आपस में व्यापार को बढ़ावा न देकर विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर ये ऐसा करते तो फिर ये भी, जो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं वो भी अपने आप को एक पावरफुल संगठन के रूप में प्रेजेंट कर सकते थे। इस क्षेत्र में यदि कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तो सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और युद्ध की संभावना जो है बन जाती है अक्सर। विश्व के अन्य शक्तियों के हस्तक्षेप से भी इस क्षेत्र में अविश्वास बढ़ा है। मतलब अन्य शक्तियां, इन सभी देशों के अलावा जो दूसरे देशों से सपोर्ट मिलता है इन एक्टिविटीज़ को कराने के लिए, तो इससे भी आपस में अविश्वास बढ़ता है। दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के उपाय हैं। दक्षिण एशिया के देशों को एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, विश्वास सबसे पहली कड़ी होती है, चाहे वो रिश्तों की बात हो या फिर वो देशों की बात हो। तो आपसी विवादों को भुलाकर शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें अपने विवादों का जो निपटारा है वो करना चाहिए बातचीत के माध्यम से, और आपसी सहयोग को बढ़ाना चाहिए। इससे दक्षिण एशिया के क्षेत्र यूरोपीय संघ की तरह एक क्षेत्र के रूप में मजबूती से उठेगा और उन्नति करेगा और विश्व मंच पर अपना प्रभाव जमा पाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए बच्चों, अथवा में ही दिया गया है ये, 21वीं सदी में रूस को किन आधारों पर सत्ता का नया केंद्र माना जा सकता है। तो सत्ता, देखो, रूस पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और वो सबसे बड़ा भू क्षेत्र वाला हिस्सा था रूस, ठीक है। तो इसीलिए रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया था 1991 में, और सोवियत संघ के विघटन से पूर्व रूस सोवियत संघ का सबसे बड़े भूभाग वाला क्षेत्र था। आज विश्व पटल पर शक्तिशाली उदाहरणों द्वारा इसको समझा जा सकता है। तो देखिए क्या क्या कारण थे कि रूस के पास जो थे वो अपने प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिजों का क्या था, अपार भंडार था। रूस के पास उन्नत किस्म के शस्त्रों के विशाल भंडार थे और ये हथियारों के विक्रेता भी थे। रूस एक प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न देश था और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होने के नाते वह अंतर्राष्ट्रीय मसलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है हमारा, 2014 के बाद भारतीय राजनीति में कौन से बड़े परिवर्तन आए हैं, व्याख्या कीजिए। तो 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। देखिए, विकास शब्द का इस्तेमाल, विकास उन्मुख राजनीति, मुख्य मुद्दे जो रखा गया वो विकास को ही रखा गया, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तथा सुशासन उन्मुख राजनीति का विकास हो रहा है। 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए राजग मतलब NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, सरकार ने विकास तथा सुशासन को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से काम किया है। 2014 के बाद पूर्व के जटिल मुद्दों का सरल तरीके से हल किया गया है। और अगला पॉइंट, 2014 के बाद भारतीय राजनीति में विकास तथा सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनता के सामाजिक तथा गैर विकास हेतु बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान बीमा फसल योजना, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ योजना, है ना, तथा आयुष्मान भारत योजना। ये सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई 2014 के चुनावों के बाद। यही बड़ा परिवर्तन आया था। अगला प्रश्न है हमारा, इसके अथवा में है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपने कौन से 3 प्रमुख योगदानों के लिए जाने जाते हैं, वर्णन कीजिए। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपने जो 3 प्रमुख परिवर्तनों के लिए राजनीति में जाने जाते हैं, सबसे पहले
भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए ये जाने जाते हैं। स्वतंत्र भारत में जयप्रकाश नारायण जैसे प्रथम नेता, जयप्रकाश नारायण जो थे वो प्रथम नेता थे, पहले नेता थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध गुजरात और बिहार में भारत के युवाओं और छात्रों का भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में उन्होंने नेतृत्व किया था। सामुदायिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था जयप्रकाश नारायण ने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सामुदायिक समाजवाद का सिद्धांत समुदाय, क्षेत्र तथा राष्ट्र के त्रिस्तरीय रूप में एक यथार्थ संघ का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारत को समुदायों के एक समाज के रूप में दिखाता है। और संपूर्ण क्रांति के प्रवर्तक थे ये। संपूर्ण क्रांति का आह्वान लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने ही किया था। उनका यह आह्वान नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपांतरण के समावेश की पहल है। जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार इस रूपांतरण का मूल तत्व व्यक्ति है जो भारत में परिवर्तन का मुखिया है। ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों ये कंप्लीट होता है। आप इसको अपनी कॉपी में, एग्जाम्स के बाद अपनी कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको बोर्ड के फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अपना चैनल कला वर्क और करते रहिए इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।